हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम प्रीवियस लेक्चर तक इस बात को कवर कर रहे थे दोस्तों कि हम लोग ये देख रहे थे कि जो सीट्स हैं वो किस किस केसेस में वेकेट हो सकती हैं, जा सकती हैं एमपीज की। एक हमने पढ़ा डबल मेंबरशिप, तो उसमें आपको छोड़नी पड़ेगी, सीट या छीन ली जाएगी आपसे, जो भी है। एक पहला क्राइटेरिया देखा। दूसरे क्राइटेरिया को देखते हैं जो कि है डिसक्वालिफिकेशन। अगर एक एमपी जो है, क्या रखना, अभी हम पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं इसको। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी, कोई भी ऐसे डिसक्वालिफिकेशन के अंतर्गत वो एक सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि वो चीज सिद्ध हो जाती है कि जो डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स संविधान ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, ठीक है, उसकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। यहां पर लिस्ट ऑफ डिसक्वालिफिकेशन वो भी इंक्लूड होते हैं which includes disqualification on the grounds of defection under the provision of the 10th schedule। यहां पर इसने ना इसकी जो इंटरप्रिटेशन दी है ना, एक चीज मिस कर दी इसने। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले जो हमने क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन को पढ़ा था, सबसे पहला अधिकार ये किसके पास है देने का, किसने दिया था डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स। अभी सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन है। जब भी वो डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है, तो 1 2 3 4 या 5 पॉइंट के बाद वो लास्ट पॉइंट क्या मेंशन करता है कि फर्दर डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट हमेशा कोई भी चीज कैसे बनाता है, थ्रू एक्ट। तो डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड्स बनाए पार्लियामेंट ने, उसके लिए कौन सा एक्ट बनाया, 1951 का आरपीए। ठीक है। इसके अलावा ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है, इसके अलावा इसको तो हम बना देते हैं। और एक जो है वो क्या है, 10th शेड्यूल के अंदर क्या चीज है, डिफेक्शन। अगेन जिसके बारे में सबसे पहले हिंट किसने दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। और पार्लियामेंट ने इसके लिए अगेन एक एक्ट बना रखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड है, इट विल कवर ऑल थ्री दोस्तों। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, 10th शेड्यूल, जिसके अंदर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्लियर है ये वाली बात। तो ऐसा मत सोचना इससे कि सर अब यहां पर भी तो नहीं लिखा हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड्स हैं विच आर मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ये वाली लाइन भी तो स्पेसिफाई कर दी है अपने हर एक पॉइंट में लास्ट में जाकर, और क्वालिफिकेशंस में भी, कि फर्दर क्वालिफिकेशंस और फर्दर डिस्क्वालिफिकेशन। हालांकि अभी हम डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टिक रहते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा डिस्क्वालिफिकेशन है। लास्ट पॉइंट हमेशा उसका ये भी तो कहकर जाता है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो डिस्क्वालिफिकेशन में, एमएलएस की, एमएलसी की, और एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो पार्लियामेंट्री लेवल पर, हमेशा उसका लास्ट पॉइंट संविधान का ये भी तो बोलता है, फर्दर डिस्क्वालिफिकेशन जैसे वक्त और जमाने और हालातों के साथ ठीक लगे। किसको किसको ठीक लगे, पार्लियामेंट को। बताओ ये चीज क्लियर है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्लियर है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन में कोई डाउट है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले, पार्लियामेंट वाले, या फिर 10th शेड्यूल वाले जो कि डिफेक्शन के ग्राउंड्स हैं, बताओ। आगे बढ़े हम लोग। डिस्क्वालिफिकेशन को तो देख लिया था अच्छे से, है ना। आगे तो दो केसेस हमने देख लिए सीट्स वेकेशन के, एक डबल मेंबरशिप, दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन का अपने आप में ही टॉपिक बड़ा है ना। डिफेक्शन का ही टॉपिक बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आरपीए 1951 का टॉपिक बड़ा है, कंबाइंड और भी बड़ा है। और इन तीनों को कंबाइन करके वो एक छोटी सी हेडिंग के अंदर डाल रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद रेजिग्नेशन। एक मेंबर जो है, मेंबर यहां पर किसकी बात हो रही है, एमपी। एमपी में रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द, अगर वो राज्यसभा का एमपी है तो वो किसको देगा अपना रेजिग्नेशन, चेयरमैन को। अगर वो लोकसभा का एमपी है तो किसको देगा, स्पीकर को। क्योंकि ये जो दोनों पर्सन है जिनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है, ये दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव हाउसेस के क्या हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। अब यहां पर एक कीवर्ड है, देखना इसको जरा मिसबा। कीवर्ड क्या है, रेजिग्नेशन देना होता है राइटिंग में। छोटा सा कीवर्ड है लेकिन गलती हो सकती है इससे।
रेजिग्नेशन देना होता है राइटिंग के, क्योंकि बनाने को क्वेश्चन पता है कैसा बन सकता है जैद, ये बोला जा सकता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक केस स्टडी देती कि समर सेशन, मॉनसून सेशन या विंटर सेशन चल रहा है, बिल के पास होने का या फिर किसी चर्चा का, डिबेट का, बजट का सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, उसके दौरान डिस्कशन करते करते a MP can say it to the respective presiding officer of his or her house, राज्यसभा के केस में चेयरमैन, लोकसभा के केस में स्पीकर, that I am resigning from my seat of being a MP। गलत है ये, बोलकर कम्युनिकेट करके कुछ नहीं होगा, राइटिंग करके तो राइटिंग में लिखकर तो देना ही पड़ेगा। द सीट फॉल्स वैकेंट, अभी भी रेजिग्नेशन ऐसा नहीं होता कि हो जाएगा रिजाइन, जब रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगेन एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज कौन कौन होंगे, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर। रेजिग्नेशन को देना राइटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन एक्सेप्ट करेगा इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और कौन रिजेक्ट कर देगा इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है वेन एवर अ एमपी ऑफ राज्यसभा और लोकसभा गिव हिज और हर रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हिज और हर रिस्पेक्टिव हाउस, दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू या मस्ट एक्सेप्ट हिज और हर रेजिग्नेशन। बताओ कंपल्सरी है क्या? नहीं, मे नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। छठा क्वेश्चन यह बन सकता है इस पैराग्राफ में से, वॉट आर द कंडीशंस अंडर विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मे नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ एमपी ऑफ इधर लोकसभा और राज्यसभा, जो भी हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है, सिर्फ एक, अगर वो इस चीज के संज्ञान में है और वो सेटिस्फाइड है इस शक से कि ये जो रिजाइन कर रहा है ना पर्सन, ये जेन्युइन रीजन नहीं दे रहा, या ये वॉलंटरीली नहीं है, कोई फोर्स, डरा धमका कर या पीछे से किसी ना किसी प्रकार का प्रेशर या राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है मुझे इसके पीछे, तो वो कर सकते हैं ऐसा। अब आप कहोगे यार रेजिग्नेशन देना है तो ठीक है, उनके ऊपर क्या दबाव, डर क्या होगा? डर ये हो सकता है, मतलब इनके ऊपर रिजाइन करने का, कि किसी ने दे दियो, करोड़ों खिला दियो कि तुम छोड़ दो, रिजाइन कर दो, सरकार गिर जाएगी और ऐसा ऐसा जो भी है, कुछ भी बोल दिया हो, कुछ भी। अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंदर ये चीज होगी कि इससे देश की पॉलिटिकल व्यवस्था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चरमरा सकती है, इसके ऊपर खतरा आ सकता है, और फ्रेश इलेक्शंस करवाने में फिर पैसा, टैक्स पेयर्स का मनी वगैरह लगेगा, आने वाले टाइम में फिर इन्फ्लेशन आ सकती है, वैसे भी इतनी सारी सरकार गिर चुकी हैं, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते के कार्यकाल में, अगर ऐसा कुछ माहौल चल रहा है तो उस केस के अंदर अगर इनके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के अंदर एक भाव होगा, कौन सा भाव? एथिकल इंटेग्रिटी का, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, फेयर पॉलिटिक्स का भाव होगा, और ये अपने पद पर पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर अगर बैठे हुए हैं तो वो एक्सेप्ट करने से इसको मना कर सकते हैं। मैंने आपको एकदम से ये वाली बातें क्यों बता दी, ये थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा एकदम से आप एथिक्स पे क्यों चले गए। एथिक्स में जब भी आपको ये क्वालिटीज आएंगी ना, ये वाली फेयर ग्राउंड या किसी भी चीज़ का न्यूट्रलिटी आपसे पूछी गई है, वो तो हमने पॉलिटिक्स हर जगह ऐड कर दिया, एथिकल इंटेग्रिटी इन पॉलिटिक्स, फेयर पॉलिटिक्स, पॉलिटिकली न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल क्वालिटी, फेयर प्ले वाली क्वालिटी, एथिकल इंटेग्रिटी वाली क्वालिटी, ठीक है, ये आपके अंदर ये चीज़ देखने की कि यार आने वाले टाइम में से चीज़ें जो है बेकार हो सकती हैं, सिर्फ अपना अपना ना सोचना, लार्ज मास का सोचना। अगर ऐसा कोई एथिकल क्वालिटीज़ के ऊपर अगर क्वेश्चन आए, मैं हमेशा ना जब भी जीएस पेपर 4 में किसी चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ,
एक देता हूँ जीएस पेपर 1 से लेकर 3 तक जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें से निकालकर एक पर्सनल जिंदगी का एग्जाम्पल। पर्सनल जिंदगी का एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है जीएस पेपर 4 में। आप वहां पर ये रेजिग्नेशन वाला जो टॉपिक है ना, आप इसको जीएस पेपर 4 में यूज कर आ जाना। इन सारी क्वालिटीज के अंदर आपको बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपका ट्रेनिंग ग्राउंड हर एक चीज का स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको अब इतना डेप्थ में लेकर जाने लगा हूँ धीरे धीरे कर ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से आप ब्रश अप होने लग जाओगे, आप खुद भी पहचान सकोगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आप मेरे क्वेश्चंस में कभी भी कहीं पर भी ट्रैप नहीं होगे। और जिस प्रकार की टेस्ट सीरीज जैसे आप और मैं बनाते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं जिन क्वेश्चंस को, अगर उतना कर लिया तो इसके बियॉन्ड किसी का दिमाग चल ही नहीं सकता। इतना सोच के देख लो जरा, खुद सोच के देख लेना किसके बियॉन्ड क्या ऐसा कुछ हो सकता है। आप कोई सिनेरियो बना ही नहीं पाओगे। वही होमवर्क करने का काम तो मेरा है, इसलिए तो मुझे पैसे देकर मेरे पास आए हो। इसके बियॉन्ड आप कुछ सिनेरियोज बना ही नहीं पाओगे। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी चीज़ें इससे पीछे से जानी जा सकती हैं, एक 365 दिन जिसको मिले हुए हैं, वो इस बुक को लेकर क्या क्या सोच सकता है, वो सारा काम हम लोग कर लेते हैं। मतलब आप और मैं कर लेते हैं। उसके बियॉन्ड कुछ बचता नहीं है इसमें से। उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, स्माइलिंग फेस के साथ कि मुझे नहीं पता, इस सेंटर पे तो क्या इस पूरे देश में आज जो पेपर कर रहा है उसके किसी बाप को भी नहीं पता होगा, छोड़ दो उसको क्वेश्चन को। जिद नहीं करनी है, अरे हरप्पा का क्वेश्चन आया तो हम करके ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। एब्सेंस, एमपी बन गए, अरे जी सांसद बन गए, क्या करना जाकर, अब तो मजे करो, ऐश करो, प्लेन में घूमो, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं प्लेन के अंदर, अंडर वाटर बैठे हुए हैं, स्विमिंग पूल में बैठे हुए हैं, कियारा अडवाणी के साथ घंटों घंटों बातें चल रही हैं। आए नहीं भाई, 5 साल तक ही नहीं आए लोकसभा, कुछ होगा क्या? राज्यसभा नहीं आए, कुछ होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। क्या होगा? अ हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वेकेंट। हाउस खुद डिक्लेयर कर देगा। अब हाउस मतलब डिक्लेयर कर देगा तो हाउस में कौन डिक्लेयर करेगा ये वाला काम? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, ऐसे सोचा करो, ये ऐसे सोचा करो बैठ के। ठीक है, कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वेकेंट इफ शी और ही, और हमेशा याद रखना, आप तो सीखे ना उसको, ये जितने बार ये लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में सब गलत है। हाँ, बार बार पेन लेकर बेवकूफ़ी मत करने लग जाना कि हर बार इसको काट दो और ज़्यादा होशियारी दिखाओ, अपने आप को ही ओवर एक्टिंग करके दिखा रहे हो। एक बार समझ गए तो लिखने के टाइम पे बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ए हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वेकेंट इफ शी और ही इज एबसेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ, सारी मीटिंग से वो एबसेंट है, लेकिन आगे अभी अभी और देखना है। फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग, ऑल इट्स मीटिंग मतलब क्या? 1 साल की मीटिंग, कितने महीनों की मीटिंग, कितने दिन की मीटिंग, फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अब 60 डेज को क्या नहीं मानना है? क्या नहीं मानना है? सुगंध, आप देख रहे हो आ रही है वो चीजें। 2 मंथ्स के हमेशा 60 डेज होता है। अगर मैं यहां पर फरवरी और मार्च को काउंट कर लूं तो 60 डेज में बनेंगे ये, नहीं ना? अब ऐसा तो नहीं है कि फरवरी मार्च में हो सकता है पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही हो, कुछ किसी कंट्री से हमारा युद्ध हो गया, हो सकता है इमरजेंसी मीटिंग चल रही हो, कुछ भी हो सकता है ना। और फरवरी में भी मीटिंग चलेगी, बजट सत्र वगैरह भी है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है 1 फरवरी को, पता है ना? तो फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट इट्स परमिशन, परमिशन ले लो तो कोई बात नहीं, परमिशन ले लो तो कोई बात नहीं, बिना परमिशन के। और अच्छा, जरूरी नहीं है कि परमिशन मिलेगी। क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे कि वैकेंट कौन डिक्लेयर करेगा सीट? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। परमिशन कौन देगा? हैं? अभी ऐसी इंटरप्रिटेशन मत लगाओ। आपको पता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर देगा क्या? बताओ। कौन देगा परमिशन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही देता है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही देता है, डोंट वरी। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 60 डेज, जब ये 60 डेज का कार्यकाल जब ये देखा जाता है कि इतने दिन एमपी नहीं आया, जब इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम लोग कि 60 दिन तक वो नहीं आया, तो यहां पर एक चीज बोली जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज लिखी हुई है, नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज प्रोरोग्ड, या फिर वो अगर एडजर्न था। अब हम मतलब जानेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, अभी हम जानेंगे आगे जाके, वरना मजा खराब हो जाएगा कि प्रोरोगेशन
और एडजर्नमेंट में क्या फर्क होता है अभी हम जानेंगे। आप ऐसा मान लो कि हाउस बंद था या उसकी छुट्टी थी फॉर मोर देन 4 consecutive days, लगातार 4 दिन तक। मतलब ये ऐसी बात है, एक टीचर जो है, हाउस के टर्म्स में टीचर कौन, या तो चेयरमैन या तो स्पीकर, वो आपको कह रही है बेटा आप एब्सेंट थे इतने दिन से। आप कह रहे हो मैम मैंने 5 ही दिन की तो छुट्टी मारी है, वो कह रही नहीं तुम 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आए हो, पूरे 7 दिन स्कूल नहीं आए हो। तो यहां पर टीचर को कौन सी छुट्टी इंक्लूड नहीं करनी है, सैटरडे संडे की। आपने छुट्टी मारी है तो वो क्या कैलकुलेट होगी, क्योंकि सैटरडे संडे स्कूल में सिर्फ वो नहीं आया, फिर सबके लिए स्कूल बंद था, सबके लिए। देखो सुगंधा को ऐसी आलसी वाली बातें बता दो ना, अगर एग्जांपल की छुट्टियां चल रही हैं सुगंधा का माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव है ना सुगंधा, है ना, कि छुट्टियां चल रही हैं सर, हॉलीडे दे दो सर थोड़े से। नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड, जिस टाइम पर जो हाउस था वो बंद था, ये जो स्कूल था ना वो क्लोज था, लगातार 4 दिनों के लिए अगर, तो वो नहीं देखा जाएगा। इफ द हाउस इज प्रोरोग्ड और अर्जेंट फॉर मोर देन 4 consecutive days, क्यों, वहां जाके करेगा क्या, क्या करेगा वहां जाके। जैसे ठकुराइन जैसी बेटी से माँ बाप बड़ा परेशान है मान लो, अब वो कह रहे हैं तू सुबह सुबह ना हमारी नजरों के सामने मत रहा कर, तू जाया कर स्कूल कॉलेज वगैरह। तो वो कह रही मम्मी आज कहाँ से जाऊंगा, तो छुट्टी है। वो बोल रहे कोई बात नहीं, तू वहां जाके चाहे बैठे रहा कर तू, लेकिन चले जाया कर। तो क्या अगर वहां चले भी जाओगे छुट्टी के टाइम पे, तो क्या अटेंडेंस लगेगी क्या ठकुराइन आपकी, ऐसा तो नहीं होता है। ये चीज है। तो एब्सेंस वाली चीज समझ में आई, जल्दी बताओ। बताओ। अच्छा इस पूरे क्राइटेरिया पे ध्यान से समझना, इस पूरे क्राइटेरिया पे अगर खरा उतरे कौन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इस पूरे क्राइटेरिया को पहलू से पहलू मिलाकर, कड़ी से कड़ी मिलाकर अगर ये चीज करी है कि हाँ उसकी सीट वेकेंट कर दी डिक्लेयर, वो 60 दिन तक नहीं आया था, कोई परमिशन भी नहीं ली थी, और 60 दिन का जब पीरियड कैलकुलेट करा गया तो उसमें ऐसे किसी भी ड्यूरेशन को नहीं डाला गया जहां पर हाउस प्रोग्ड था या एडजंट था, छुट्टी थी लगातार 4 दिनों की। इस केस में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक एमपी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है जुडिशियल रिव्यू करवाने के लिए, बताओ। जा सकता है, ऑब्वियस ही बात है, किसी ने कहां रोका, कहां है किसी ने। इसकी भी ट्रिक बता देता हूं, अभी बता देता हूं जस्ट, ये कैसे पता लगाना है कि सर ऐसे तो हर केस का बन जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी बता देता हूं इसकी ट्रिक। जा सकता है, लेकिन जैद हमें क्या पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही तारीख के अंदर क्या बोलेगा, या हाई कोर्ट एक ही तारीख में क्या बोलेगा। योर केसेस, योर केसेस, उस एमपी को क्या बोलेगा बताओ शैनी, योर केसेस डिनाइड, रिजेक्टेड। क्यों, क्योंकि वो चेक करेगा एक बारी क्या सब कुछ उसके दायरे में हुआ है, तो वो अपहेल्ड करेगा क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन को, कोर्ट। यस, लेकिन जा तो सकते ही एक बारी, जैद जाने में क्या बुराई है ना। और कोर्ट भी इस चीज को संज्ञान में एक बार के लिए तो ले ही लेगा, चाहे भले एक तारीख लगाए कोर्ट, 2 तारीखें लगाए, लेकिन देख तो लेगा ही एक बारी। अब मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूं, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। ये पता कैसे लगाएंगे, अब ऐसा तो जो भी हम पैराग्राफ जो भी लाइन पढ़ें, आप कहोगे मेरे से कि सर ऐसे तो फिर आप हर केस में बोलोगे कि बताओ इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमें कैसे पता, हम बार बार गूगल थोड़ी ना करते रहेंगे, करना भी नहीं है गूगल। आप एक A4 शीट का वो चिट्ठा जरूर बनाना, ये वाली बात हालांकि मैंने पहले बोल दी थी, जहां जहां जिन जिन चीजों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और वो चीज जो दे रखी है, जैसे लक्ष्मीकांत में जैसे दे रखा होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नहीं हो सकता है अगर आप इसको बना लोगे तो ये वन एक ही पेज पर आ जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी केसेस आएंगे तो उन सबका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, और जुडिशियल रिव्यू मैंने क्या बताया था, 99% केसेस में थंब रूल के साथ पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है कि जहां जहां अपनी लक्ष्मीकांत में लिखा होता है ना, जैसे अर्पित
कि जुडिशियल रिव्यूज के इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो वो लिखना है यहां पर। जिसका नहीं दे रखा है तो हम मान लें क्या कि मतलब जुडिशियल रिव्यू यहां पर हमें दिमाग लगाना है, बताओ। जैसे इधर नहीं दे रखा एब्सेंस वाला या वो वाला, तो पर्सन यहां पर क्या कोर्ट ने नहीं अलाउ कर रखा जुडिशियल रिव्यू, बताओ हम क्या मान के बैठ जाए या कर रखा है? हमें सोचना है कि इस बारे में अगर अलग से अगर मेंशन नहीं है कि जुडिशियल रिव्यूज का नहीं हो सकता, तो हमें क्या मानना है कि फिर उस केस में क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और केसेस क्या है सीट वेकेट होने के? अ मेंबर हैज टू वेकेट हिज सीट इन द पार्लियामेंट अगर उसका इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट किन कंडीशंस पे करेगा नल एंड वॉइड चुनाव को डिक्लेयर? उसके जब उन कोर्ट को क्या लगे उस चुनाव में क्या हुआ है। कौन सी बाजी? तो इफ ही और शी इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, एक्सपेल कौन करेगा? एक्सपेल कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किस केसेस में करेगा एक्सपेल? अच्छा, एक्सपेल का मतलब क्या होता है? मेंबरशिप चली गई हाथ से? नहीं ना, उस सेशन के लिए या उस दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए। पता है एक्सपेल भी अलग अलग फेजेस का होता है, इसमें किसी को कोई डाउट है कि एक्सपेल भी डिपेंड करता है। जैसे एक बात बताओ, एक मैम है क्लास की, उन्होंने बोला गेट आउट, इस पीरियड के लिए बाहर निकल जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी ना बोला कि स्कूल से गेट आउट कि एक दिन या एक दिन के लिए बाहर निकल जाओ, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जब आप सस्पेंड होते हो तब क्या, कुछ दिनों के लिए हो गए हो तो उस दिन तक नहीं आ सकते आप, है ना। और रस्टिकेट हो गए हो मतलब तो आप वहां से निकाल दी गए हो। तो ये क्या रस्टिकेट हुआ है कि या फिर ये सस्पेंड या फिर ये क्लास से बाहर निकाला गया, क्या है ये बताओ। हाँ, या तो कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेशन के लिए, या फिर कुछ दिन के लिए, ऐसे ही कह सकते हैं ना। एमपी शिप तो नहीं गई ना हाथ से। अच्छा, एक्सपेल किस किस केसेस में होगा बताओ? कैसा कैसा क्या हरकतें कर रही हो इसने? अभी वो देखा अर्पित, दिल्ली में एमसीडी का मेयर चुनने पर जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में चप्पल जूते जो चले, है ना। औरतें भी लड़ रही है, मतलब एक को मार के पीछे छुप जा रही है। इफ शी और ही इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस फॉर डूइंग इसमें क्या, बदतमीजी। इफ शी और ही इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो उसको अपनी सीट वेकेट करनी पड़ती है पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, अगर वो प्रेसिडेंट के ऑफिस पे या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पे इलेक्ट हो गया, तो वो अगर वेकेट कर दे, मतलब वो जाए ना उस सीट पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, तब भी वो क्या एमपी रहेगा क्या? एक्सेप्ट ना करे, हाँ हाँ, रहेगा? नहीं रहेगा। उससे ये बोला जाएगा उल्लू के पट्टे, उल्लू की पट्टी तो खड़े क्यों हो जा टाइम वेस्ट करवाने के लिए, जा तू, तेरे को ये भी नहीं मिलेगा, तेरे को वो भी नहीं मिलेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है वो शाइनी देखो, वो रूल भूलो मत, इसमें अभी मत भूलो, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यहां लिखा हुआ है ऐसा कुछ क्या कि हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस विल बिकेम वेकेंट, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो वाली टिकी रहेगी, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ भी एक्सप्लेनेशन आपकी आंखों के सामने है यहां पर? ये मैं आप सबको एक ट्रिक बता रहा हूं कि पॉलिटी में एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, ना इकोनॉमिक्स में सोचना है, ये दो सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है। यहां पर मैं कोई डिमीन नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। आप जानते हो ऐसा कभी सुना है? वैसे बताओ आपने, मतलब आपने किस बेसिस पे बोला, आपने सुना है कि ऐसा कभी हुआ है? प्रणब मुखर्जी कौन थे अर्पित पहले? बाद में क्या बने हमारे देश के प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मना कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कभी कुछ केस देखा है? लेकिन अगर हो, अगर ऐसा तो क्या होगा फिर बताओ? मतलब अर्पित देखा जाएगा ना, यू आर फाइटिंग फॉर द सीट ऑफ फर्स्ट सिटीजन और सेकंड सिटीजन। मतलब प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, ये हमने पढ़ा था इनिशियली, है ना। और वाइस प्रेसिडेंट होता है सेकंड सिटीजन, है ना।
तो इसके लिए खड़े हो रहे हो, तो इसका मतलब फिर अर्पित वही वाली बात नहीं आ जाएगी कि ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें नहीं है क्या, मतलब मजे मजे में तुम खड़े हुए हो, है ना। अब तुम ये थोड़ी ना कह सकते हो कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। पहली बात है ऐसा कुछ करेगा कोई, करेगा भी नहीं, पहली बात है। अब एमपी से भी बड़ा कौन है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है ना। अब ये अच्छे भले बीजेपी के एमपी थे, वाइस प्रेसिडेंट अपने, क्या नाम है इनका, एम वेंकैया नायडू जी, ये जो पहले थे अच्छे भले बीजेपी के एमपी थे, है ना। लेकिन मेरे वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने ये कहा नहीं नहीं मोदी जी यार मुझे तो यार ये एमपी रहने दो प्लीज़ यार, इसमें तो यार ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छा ऑरा होता है ना, ज़्यादा पैसे हैं इसके अंदर, मुझे तो नहीं बनना। ऐसा कुछ हुआ क्या? अगर वो मना कर देते तो मोदी जी क्या इशारा देते उनको, क्या था, झंडा दिखाते? रेड फ्लैग है ना कि तुम एमपी भी नहीं रहोगे बेटा, तुम वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहोगे, और तुम हमारी पार्टी में भी नहीं रहोगे। इफ शी और ही इज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ये भी एक माना जाता है अहम ओहदा। अगर इनका अपॉइंटमेंट हो गया तो गवर्नर, अच्छा गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता कौन है, किसके कहने पे? हाँ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो यानी कि गवर्नर को बनाने वाला अल्टीमेटली कौन है, अगर हम थोड़ा रूट में जाएं, अगर इसकी पकड़ें, अगर इसकी बात को, तो सेंटर, ऐसा बोल दें, सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अब अगर इसको अपॉइंट कर दिया तो इसमें ये बोलेगा नहीं आपने किससे पूछ के कर दिया, मुझे तो बनना ही नहीं था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। उसके बाद इफ अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, अगर एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन इलेक्ट हो जाता है पार्लियामेंट में, ये कैसे पॉसिबल है अर्पित, बताना जरा। पर्सन डिस्क्वालिफाइड इलेक्ट हो गया पार्लियामेंट में, हाँ। या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जब तक वो डिस्क्वालीफाई हुआ था ना तब तक वो मतलब इलेक्शन के नतीजे आए जो कि लड़ चुका था वो, और वो इलेक्ट हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे केस के अंदर, ये जो झोलझाल वाला केस है जो हम नीचे पढ़ रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ, इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, डिस्क्वालीफाइड पर्सन इलेक्ट हो गया पार्लियामेंट में, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो प्रोसीजर टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड। देख लो, इसका मतलब इससे इंटरप्रिटेशन ये नहीं निकालनी है, इससे इंटरप्रिटेशन के अर्पित हम ये निकाल सकते हैं कि एवरी डिस्क्वालिफाइड पर्सन कैन फाइट इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट। नहीं ना, हो गया है, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया था, होते होते वो इलेक्ट भी हो गया। जैसे आपको पता होगा इमरजेंसी के टाइम पे हमने जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में पढ़ा था, जेल से चुनाव जीत गए थे वो अंदर। और ऐसा बहुत बार होता है अर्पित, है ना, हमारी पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में, यूपी की राजनीति में, है ना, जेल जेल से चुनाव जीत जाते हैं विधायक और ये सांसद, है ना। दिस मैटर इज डेल्ट बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि इसके लिए छोड़ दिया गया, आप ये सोचिए तो गुंडा कर दिए सामने, पर्सन डिस्क्वालीफाइड है, वो जीत गया, और क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी प्रोसीजर नहीं लिख रखा है। ट्रिक दोस्तों यहां पर ये है, पेपर के अंदर अगर आपको तंग करा जाएगा तो दो फैक्ट के अंदर उलझा दिया जाएगा। संविधान ने तो कोई प्रोसीजर नहीं लिख रखा है, लेकिन पार्लियामेंट में तो लिख रखा है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्या बोल रखा है पार्लियामेंट ने इस एक्ट के अंतर्गत? इट एनेबल्स हाई कोर्ट टू डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड अगर डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है। तो यानी कि वो, अब मुझे बता दो, डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट क्या अल्टीमेटली बन सकता है क्या एमपी? नहीं बन सकता। लेकिन ये वाली बात क्या संविधान ने बताई, पार्लियामेंट ने बताई, कौन से एक्ट के अंदर बताई? और उसने उस एक्ट के अंदर ये पावर किसको दे दी, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट को? हाई कोर्ट को। अब इसमें हाई कोर्ट मना कर देगा क्या, तुमने किससे पूछ के मेरा नाम लिख दिया इस एक्ट के अंदर, मैं तो नहीं कर सकता इसके ऊपर सुनवाई, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं ना।
यहाँ ऐसी शाइनी समझ रहे हो, यहाँ व्हाट्सएप वाली लड़ाइयाँ नहीं चलती हैं, ठीक है। तुमने किससे पूछ के मेरे को ऐड कर लिया ग्रुप में? विच एनेबल्स द हाई कोर्ट, हाँ बताओ बताओ ईशा। हाँ उस टाइम के लिए मतलब वो हो गया होता, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसने अगर नेक्स्ट इलेक्शन में कैसे अगर उस टाइम के लिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिस्क्वालीफाई रहेगा। नेक्स्ट इलेक्शन अगर आने ही वाले हैं और इसको सजा ही अगर 2 साल की हो गई अगर, तो याद है वो वाला पॉइंट, 2 या 2 साल से ज़्यादा की सजा हो गई अगर जेल सजा, इसने कोई भी ऐसी स्पीच बोलती थी जिसकी वजह से दंगे हो गए या कोई भी ऐसी एनमिटी फैला दी या अनटचेबिलिटी और सती के लिए अगर इसको पनिश करा गया है, डिपेंड करता है कि केस छूटेगा कब। नेक्स्ट इलेक्शन अगर परसों ही है तो ये थोड़ी ना कि परसों खड़ा हो जाएगा वो इलेक्शन के अंदर। ये कोई फिक्स नहीं है ईशा, मतलब इसका इसका आंसर ये, दिस इज नॉट फिक्स्ड। केस टू केस डिपेंड करता है कि डिसक्वालीफाइड कौन से ग्राउंड्स पे हुआ है। और आप भूलो मत कि हमने ग्राउंड्स बहुत सारे पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी, पार्लियामेंट वाले भी और डिफेक्शन वाले भी, ठीक है। अच्छा, अगर इसके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा अगर डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट इलेक्ट होता है, ठीक है। अब क्या इसकी कहानी यही खत्म नहीं। जो एग्रीव्ड पार्टी है इस केस में, कौन है एग्रीव्ड पार्टी? कौन है? डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट वो वाला, ठीक है। वो अपील कर सकता है कहां पर? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड। देख रहे हो, पर्सन हुआ डिस्क्वालीफाई, ठीक है। एकदम से रिजल्ट नतीजे आए उसी टाइम पर आसपास कि वो पार्लियामेंट में इलेक्ट भी हो गया है, यानी कि वो एमपी बन गया है। संविधान ने इसके लिए कुछ लिखा है क्या कि इसको हटाना है कि क्या करना है इसका? कुछ भी बोला है इसके बारे में? नहीं बोला। पार्लियामेंट ने बोला क्या? जी हाँ बोला। कहां बोला? 1951 के एक्ट के अंदर, रिप्रेजेंटेशन आरपीए एक्ट ऑफ 1951, ठीक है। ये आरपीए एक्ट 1951 किसको पावर देता है कि इसके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दो? हाई कोर्ट को। लेकिन दोस्तों समझ के देखो, हाई कोर्ट एक काफी बड़ी चीज है, काफी बड़ी चीज है। सुप्रीम कोर्ट और ये ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे ही तो खड़े होते हैं। शायद नहीं, हमने रिट्स में ये चीज देखी थी जब हम आर्टिकल 32 और 226 का जिक्र हमेशा एक साथ करते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट यहां पर थंब रूल क्या बोल रखा है सुगंधा, कि हाई कोर्ट हमेशा ऐसे किसी डिसक्वालीफाइड पर्सन जो कि एमपी बन गया है, हमेशा उसके चुनाव के बारे में अर्पित क्या बोलेगा हाई कोर्ट? हमेशा क्या बोलेगा मिसबा? दिस इज नल एंड वॉइड। क्योंकि शाइनी देख रहे हो ना, ये चीज संविधान के दायरे के बाहर है। हाई कोर्ट हमेशा इसके इलेक्शन को क्या करेगा? लेकिन फिर भी अगर लगता है किसी पर्सन को कि नहीं थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट थी, हाई कोर्ट जैसा इंटरप्रेट कर रहा है, सर जी मेरा केस अलग है, तो पर्सन कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, अर्पित आपको पता होगी ये वाली चीज, सुप्रीम कोर्ट भी हम जा सकते हैं या फिर उच्च न्यायालय कोई भी हो हम जा सकते हैं, ये चीज भी लोअर कोर्ट ही डिसाइड करता है, उससे जो छोटा नीचे लेवल का होता है। केस शुड बी फिट फॉर अपील, है ना शाइनी? पता है ना ये वाली बात। अगर लोअर कोर्ट को ही लगता है भैया हमें पूरी की पूरी पावर पता है जुडिशरी की, वहां पर ये टाइम वेस्ट करने की वाली बात है, ये ऊपर जाना इस केस का, है ना। हर केस को अब मान लो कि आपका कोई मुद्दा चल रहा है ना, छोटे से छोटा मुद्दा है, किसी का लेन देन का मुद्दा है, जब ये वाली बात आपकी हाई कोर्ट तक आके उतर आ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन आप मतलब चले ही जाओगे, परमिशन मतलब हाई कोर्ट से लेनी पड़ेगी ना। हाई कोर्ट उस केस में जरूरी है कि परमिशन देगा ही देगा, छोटे मोटे मतलब कितने 500-100 रुपए के केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट भेजेगा हाई कोर्ट आपको। हाई कोर्ट को क्या पता है कि भैया इतना पागल हम भी नहीं है, ऐसे केसेस हम भी डिसाइड कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब क्या है कि टाइम क्या करना, वेस्ट करना। और हमारे देश में दिक्कत क्या है कि जुडिशरी ऑलरेडी क्या है, ओवरबर्डन है। लगभग कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं? कितने करोड़? कितने करोड़? यू शुड नो दिस, 3 करोड़ प्लस, ठीक है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? जजेस की क्या चीज? अच्छा कमी कह रहे हो, हाँ हाँ वैकेंसी। मैं तो कह रहा हूं कमी नहीं,
ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कवर हो गई। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पर बता दो ज़रा। वेकेटिंग ऑफ सीट्स, एक्सपेल अगर हो गया, इफ ही इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस देन हिज सीट्स बिकम, हाँ, लेकिन वो जो केस होता है ना, मैं आपको बताऊंगा वो अभी क्या केस होगा, वो अभी आगे आएगा। एक्सपेल्ड का मतलब बेसिकली ये होता है, आई थिंक हम गलत इंटरप्रिटेशन लेंगे इसकी, निष्कासित कर देना, हिंदी में यही बोलेंगे आई थिंक इसे, निकाल देना हाउस से। इसको ये बोल दिया गया परसों नरसों और वो कुछ नहीं आना, आप बेटा बाहर ही निकल गए हो। आई एम सॉरी, मैंने गलत इंटरप्रिटेशन ऐसे दे दी इसकी फ्लो फ्लो में। ही इज नो मोर एन, ही इज नो मोर एन, एक सेकेंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वेरी गुड मिसबा। अच्छा आप कंफ्यूज हो गए थे ना कि ये वाली चीज़ क्या है, फिर अगर वेकेटी होगी तो कुछ दिन की छुट्टी पे कैसे जा सकता है फिर। हाँ नहीं सॉरी सॉरी, सीट चली जाएगी इफ ही इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस। उस केस में वो होता है कि इसको कहते हैं, सॉरी आई थिंक इंग्लिश वर्ड्स में कंफ्यूजन हो गई, उसको एक्सपेल्ड नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं सस्पेंड। हाँ सस्पेंड, सस्पेंशन होता है, कुछ आवर्स के लिए हो सकता है, सेशन में ना आने दें, एक सेकेंड, आवर्स में ना आने दें, कुछ डेज के लिए ना आने दें, या उस पर्टिकुलर सेशन। अब ये पूरा सेशन कौन सा होता है हमारे देश में, तीन तीन इंपॉर्टेंट सेशन कौन कौन से होते हैं, वेरी गुड, समर सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। इनमें से किसको कहते हैं हम लोग बजट सेशन। और अभी कौन सा सेशन आने वाला है 1 फरवरी को, बजट सेशन है ना। बजट से एक दिन पहले क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो मिसबा नाइस कैच, एंड आई एम रियली सॉरी कि इसको मैंने गलत तरीके से बता दिया फ्लो फ्लो के अंदर। एक्सपेल्ड का मतलब होता है निष्कासित होना, ठीक है, दिमाग में वो कहानी थी लेकिन बस वो ये कि गलत इंटरप्रिटेशन बता दी मैंने इसकी। यहाँ से इसकी सीट चली जाएगी, ही और शी इज़ नो मोर एन एमपी। तो मैं जो स्कूल की क्लासरूम वाली बात बता रहा था कि टीचर ने जो आपको निकाला है कुछ टाइम के लिए कि क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ 15 मिनट के लिए, या स्कूल से एक दिन के लिए आप क्या कहते हैं, स्कूल के बाहर तो नहीं निकालती हैं, या फिर आप क्या कहते हैं मेरे जितने भी आज पीरियड्स लगेंगे आप उसमें नहीं आओगे क्लास के अंदर, अगर ऐसा किसी स्कूल या कॉलेज की टीचर ने आपको बोला तो मतलब आप क्या हो, आप उस टाइम के लिए अगर इसको संविधान की भाषा में बोले तो कुछ आवर्स और कुछ मिनट के लिए वो वाला काम हुआ, हो सकता है एक दिन के लिए काम हुआ हो, ठीक है। जैसे आप अगर सस्पेंड हो तो कुछ दिन के लिए होते हो आप स्कूल से सस्पेंड, लेकिन अगर आप एक्सपेल्ड हो गए हो, अगर आप एक्सपेल्ड हो गए तो टोटल तरीके से हो गए हो फिर आप, है ना। फिर तो आप स्कूल से निकल गए ना। एक्सपेल होने का क्या मतलब है, दोबारा आ सकते हो उस स्कूल, क्या दोबारा आ सकते हो क्या, नहीं। और किस केस में दोबारा आ सकते हो, स्कूल के केस में अगर हम लोग बोले तो फ्रेश एडमिशन, और यहां पर फ्रेश एडमिशन का मतलब क्या है, फ्रेश फ्रेश इलेक्शन। एक्सपेल्ड के केसेस भी बताऊंगा, लक्ष्मीकांत में बहुत कम गिवन है। एक जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक ना मटेरियल हमें करना पड़ता है, मटेरियल नहीं कहेंगे उसको, मतलब एक सब्जेक्ट ही पूरा करना पड़ता है। लक्ष्मीकांत के साथ साथ ना गवर्नेंस करना पड़ेगा यार थोड़ा सा हमें। जैसे आपने कभी भी लक्ष्मीकांत के अंदर इसका चैप्टर नहीं देखा होगा, सिविल सर्विसेज का कोई चैप्टर ही नहीं है। और शाइनी 11th क्लास की जो बुक है वो हमें बताती है कि जैसा कल भी मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था आप लोगों को ग्रुप पे, याद है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाली डिबेट का, और ये चीज़ 11th क्लास में भी गिवन है। अब इसके ऊपर आपको पता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं, मतलब हालांकि बहुत कम बने हैं लेकिन बन सकते हैं। स्टेट पीएससी में तो बनते ही बनते हैं, यूपीएससी में कम बने हैं लेकिन बन तो सकते ही हैं। ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमें ना गवर्नेंस का मटेरियल करना पड़ता है। अब गवर्नेंस क्या है, जितनी बड़ी आपकी लक्ष्मीकांत है ना, मतलब टोटल बुक, उसका आप ये मान लो कि 1/4 पार्ट का मटेरियल मैं आपको करवाऊंगा, मतलब इतने टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा जो कि हमारे लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखे होते हैं, लेकिन वो हमारे गवर्नेंस का एंगल होता है। उसको करके हम लोग प्रीलिम्स के अंदर बैठेंगे, मतलब प्रीलिम्स से करने से पहले, प्रीलिम्स में उतरने से पहले वो हमें करे होने चाहिए। लेकिन वो टॉपिक्स ना हमारे बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेते हैं, हद से ज़्यादा जीएस पेपर 2 के अंदर। जीएस पेपर 2 के अंदर वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि गवर्नेंस को अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना हो वो थोड़ा सा होगा,
अप्लाइड पॉलिटी का नेचर। और अप्लाइड पॉलिटी कुछ कुछ न्यू एरियाज में, और वो न्यू एरियाज ही ऐसे होते हैं, जैसे हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे सिविल सर्विस वगैरह। जैसे हम कुछ कुछ चीज़ें तो जान गए हैं जो हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था ना, कि सिविल सर्वेंट्स को या फिर आर्म फोर्सेस के लोगों को मीडिया के सामने आने का अधिकार नहीं है। पढ़ा था ना हमने कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं गवर्नेंस के जो कि हम पढ़ेंगे। जैसे एक वो है, इसके बारे में भी लक्ष्मीकांत में कहीं गिवन नहीं होता, लेकिन जीएस पेपर 2 का पूरा एक सिलेबस का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद डेट ऑफ अदर कंट्रीज। हम पूरी जब यहाँ की पॉलिटी पढ़ लेंगे इंडिया वाली, तो दूसरी कंट्रीज की पॉलिटी को हम पढ़ेंगे। इससे कुछ कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस फिल्म्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन पेपर 2 में लोगों ने इसको जब 2013 में सिलेबस चेंज हुआ तब कुछ नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। 17 तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 18 के बाद से आने लग गए इसके ऊपर क्वेश्चन, और अभी तक 3 से 4 बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है इस सिलेबस के जीएस पेपर 2 के इस वाले पॉइंट से। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद डेटा ऑफ अदर कंट्रीज। उसके लिए हमें सिर्फ ये गवर्नेंस वाली चीज पढ़नी होती है। गवर्नेंस भी दो टर्म्स में होती है हमारी, एक अप्लाइड वाली, एक स्पेसिफिक इंडिया वाली, और इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ी सी अदर कंट्रीज की हेल्प हमें एक और जगह पे कर देता है ना। फिर एक फायदा ये भी होता है उसका, पीएसआईआर में भी कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर कर देता है वो वाली चीज। ठीक है, किसी को कोई और डाउट है? और कुछ? मिसबा, ईशा, जैद, शाइनी, अर्पित, कोई डाउट? सौगंधा कोई डाउट है? सारी चीजें क्लियर हो गई सौगंधा? मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ सौगंधा, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं फिर से बता देता हूँ आप सबको। इस चीज का मतलब ये है, अगर एक मेंबर अगर हाउस से एक्सपेल करा जा रहा है, एक्सपेल करा जाएगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। राज्यसभा के केस में हमेशा एक्सपेल करना या कोई भी चीज करना वो चेयरमैन के हाथ में होती है। लोकसभा के केस में वो हमेशा स्पीकर के हाथ में होती है, और इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है सौगंधा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। यही करेंगे एक्सपेल। एक्सपेल करने में क्या होता है, आपकी सीट चली जाती है उस हाउस में जिस हाउस में आप एमपी होते हो। ठीक है, अगर आप सस्पेंड हो तो आप एमपी तो हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप उस घर में एंटर नहीं कर सकते, या कुछ दिनों के लिए नहीं कर सकते, कुछ आवर्स के लिए, कुछ डेज के लिए, या एक पर्टिकुलर सेशन के लिए। जैसे हमारे देश में मैंने बताया आपको 3 सेशन चलते हैं ना, समर, मॉनसून एंड विंटर। अच्छा, मुझे लेक्चर वाइंड अप करने से पहले एक चीज़ का और जवाब दो। कल जो मैंने मटेरियल भेजा था उसमें लिखा भी हुआ था, नहीं उसमें नहीं था, फोटो में, उस चैप्टर में था एक्चुअली जब मैंने पढ़ा। मैं आपसे चलो पूछ लेता हूँ, आपकी भी तैयारी हो जाएगी उससे। मुझे ये बताओ, ये सेशन तो रोज होते नहीं है, लेकिन देश में सौगंधा इतने सारे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं ना। सिर्फ समर सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन से क्या ही होगा? देश में तो किसी चीज़ में नतीजा लेना हो उसकी तो उसके लिए तो एक इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी कोई भी आ सकती है ना। तो जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं होते तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? पार्लियामेंट का सेशन मतलब क्या है? पार्लियामेंट का सेशन का मतलब क्या है? मीटिंग ना, मीटिंग ना। लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुद्दे होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं जब सेशन नहीं चल रहा होता है? तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, सिंपल से इसका मीनिंग होता है, इसका आंसर ये, कैबिनेट मीटिंग्स में। याद रखना इसको, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव एक्शन। अभी देखो, खुद से मत पढ़ने लग जाना, मैं यही करता हूँ, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट इसलिए भेजता हूँ। मैं कंटेंट एक आगे का प्रिपेयर करके बैठता हूँ ताकि आपको और चीज़ें बता पाऊँ जो अभी हमारा करंट, जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा होता है तो मैं छोटा छोटा करके बता पाऊँ। जैसा कि मैंने आपको बोला है, इकोनॉमिक्स में और पॉलिटी में हम लोग हमेशा दोस्तों रिवर्स अप्रोच अपनाएंगे। मतलब क्या, यहाँ पर हम सबसे पहले पकड़ेंगे कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स, उसके बाद हम अपना लेवल नीचे 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 गिराते चले जाएंगे 6 क्लास तक, और इकोनॉमिक्स आती है 9 क्लास तक, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये वहाँ तक धीरे धीरे करते करते। जैसे कि पूरी नितिन सिंघानिया पढ़ने के बाद भी ना आपकी मान लो कि 1/10 इकोनॉमिक्स फिर भी बच जाएगी, मतलब कोर इकोनॉमिक्स जो होती है इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वो तो जो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ना
वो तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी ना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो तो सिर्फ वहीं से हो सकती है। उसके अंदर एक बॉक्स गिवन है फ्रैंकोइस ट्रेवेनियर का, जो कि ट्रैवलर था। इसके बारे में ट्रैवलर वाले चैप्टर से कनेक्ट करते हुए यूपीएससी ने साल 2018 में क्वेश्चन पूछा था। हालांकि इसके बारे में 12th क्लास की जो हिस्ट्री की जो थीम 2 की बुक है, ट्रैवलर्स वाला जो चैप्टर है, वहां पर भी गिवन है, लेकिन वो 11th क्लास से भी सॉल्व हो सकता था। और 7th क्लास की जो हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, वो वहां से भी हो सकता था सॉल्व। अब लोगों को लगा ये ट्रैवलर कहाँ दे रखे हैं, क्या नहीं दे रखे हैं। अब नितिन सिंघानिया का उसके बाद अपडेटेड एडिशन आया आर्ट एंड कल्चर का, और उसने नितिन सिंघानिया ने पूरा का पूरा ट्रैवलर का चैप्टर ही डाल दिया। अरे वो चैप्टर ना भी डाला होता तो उसके बियॉन्ड 3-4 सोर्सेज थे प्रिपेयर करने के। और ऑब्वियसली बात है, तमिलनाडु में तो बहुत सारी जगह पर दे रखा था उसका नाम, लेकिन जब मान लो तमिलनाडु चलो नहीं भी है, इन 3 जगह पर दे रखा है। और वो क्वेश्चन मतलब अगर बनाने को आया होगा तो इकोनॉमिक्स से भी सॉल्व हो सकता है, मतलब वो 11th क्लास की एनसीईआरटी। उसने पूछा था ना एक ऐसा कि इनमें से डायमंड मर्चेंट कौन था ट्रैवलर जो कि इंडिया आया था, ऐसा करके क्वेश्चन बनाया था उसने 2018 में। उसका नाम दे रखा है यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।